अस्सलाम वालेकुम। बीबीएन खबरनामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत से पहले देखते हैं हेडलाइंस। शहर हैदराबाद में 14 सितंबर को मक्का मस्जिद से मरकजी मिलाद जुलूस के इंतजामात को खतयत। तशहीरी पोस्टर की रस्म इजराई। खानकाह शतारिया में इजलास का इनेकाद। बीआरएस की रुकनियत और एमएलसी ओहदे से इस्तीफा के कविता का ऐलान। केसीआर को पार्टी की सूरत हाल समझने का मशवरा। हरीश राव पर साजिश का इल्जाम। बीआरएस के खानदानी झगड़ों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। सीएम रेवंत रेड्डी का दो टोक जवाब। राजा सिंह ने कहा कविता नई पार्टी बनाकर बीआरएस को कर सकती हैं चैलेंज। हैदराबाद में गणेश विसर्जन जुलूस के इंतजामात का जायजा। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने किया बालापुर गणेश मंडप का दौरा, साथ ही चार मीनार के करीब भी किया दौरा, रूट का लिया जायजा। हैदराबाद में सोने की कीमत में इजाफे का सिलसिला है जारी। 24 कैरेट पहुंचा करीब 1,10,000 रुपये तोला। 22 कैरेट सोना 98,050 रुपये फी तोला दर्ज। अब खबरें तफसील से। शहर हैदराबाद में मरकजी मिलाद जुलूस का इतवार 14 सितंबर को इनेकाद अमल में आएगा। तमाम जश्न मिलाद के ज़िमन में तमाम प्रोग्राम्स जैसे ज़ियारत, आसार मुबारक, खुतबा मिलाद और दीगर महाफिल हस्बे मामूल 12 रबी अव्वल ही को मुनाक़द होंगे। तारीख़ी मक्का मस्जिद से मरकजी मिलाद जुलूस का इतवार 14 सितंबर को इनेकाद अमल में आएगा। जुलूस के इंतजामात पर खानकाह शतारिया में मुनाक़दा इजलास में जायज़ा लिया गया और जुलूस के ज़िमन में तशहीरी पोस्टर के इजराई भी अमल में लाई गई। इजलास में उलमा व मशाइखीन भी शरीक रहे। इजलास में मरकजी मिलाद जुलूस की तैयारियों को खतयत दे दी गई और उलमा व मशाइख के हाथों मिलाद जुलूस के पोस्टर की रस्म इजराई अमल में लाई गई। मौलाना सैयद अहमद अल हुसैनी सईद खादरी को कमेटी का ज्वाइंट कन्वीनर, मौलाना सैफुल्लाह बाखरी को ज्वाइंट सेक्रेटरी और जनाब शजाउद्दीन इफ्तिखारी को मोतमद नश्र व अशात मुकर्रर किया गया। मौलाना डॉक्टर हाफिज मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन खान खादरी ने बताया कि इजलास में मरकजी मिलाद जुलूस के रूट प्लान पर गौर किया गया। जुलूस के दौरान ट्रैफिक पुलिस से इश्तराक व ताउन की अपील की गई। बीआरएस के सीनियर लीडर व एमएलसी के कविता ने पार्टी से मुअत्तल किए जाने के एक दिन बाद पार्टी में साजिशों का इल्जाम आयद करते हुए पार्टी रुकनियत और एमएलसी ओहदे से इस्तीफा पेश कर देने का ऐलान किया। कविता ने एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इल्जाम आयद किया कि चंद कायदीन खासतौर पर साबिक वज़ीर टी हरीश राव और साबिक रुकने पार्लियामेंट जे संतोष कुमार साजिशें कर रहे हैं और इनके खिलाफ मुनज़्ज़म और झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कविता ने कहा कि पार्टी में ऐसे लोग सरगर्म हैं जो सिर्फ ज़ाती मुफाद और दौलत कमाने के लिए काम कर रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते कि केसीआर, कविता और केटीआर आपस में मुत्तहिद रहें। इसी वजह से इन्हें निशाना बनाया जा रहा है। कविता ने जज्बाती अंदाज में अपने वालिद से कहा कि वो पार्टी की सूरत हाल को समझें। आज जो कुछ कविता के खिलाफ हुआ है वो कल केसीआर और केटीआर के खिलाफ भी हो सकता है। कविता ने कहा कि खानदान का इत्तेहाद कुछ कायदीन को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसीलिए इन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया है। कविता ने दावा किया कि ये साजिशें यहीं ख़त्म होने वाली नहीं हैं, ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। केटीआर, केसीआर और के खिलाफ भी इस तरह की साजिशें रची जाएंगी। कविता ने दावा किया कि टी हरीश राव इब्तिदा से पार्टी के साथ नहीं थे, बल्कि पार्टी कायम होने के 10 महीने बाद पार्टी से जुड़े हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हरीश राव चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मिले हुए हैं और इनके साथ साजबाज में काम कर रहे हैं। इस हकीकत को रियासत की अवाम के सामने आना चाहिए। ఒక ప్రకటన మీ అందరి ద్వారా నేను మీడియాలో చూడడం జరిగింది। మరి బీఆర్ఎస్ నుండి వచ్చినటువంటి ఈ ప్రకటనలో పార్టీ ఎమ్మెల్సీ శ్రీమతి కె కవిత ఇటీవలి కాలంలో ప్రవర్తిస్తున్న తీరుతెన్నులు, కొనసాగిస్తున్న పార్టీ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలు బీఆర్ఎస్ పార్టీకి నష్టం కలిగించే రీతిలో ఉన్నందున పార్టీ అధిష్టానం ఈ విషయాన్ని
తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నది. పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ కె చంద్రశేఖరరావు గారు శ్రీమతి కె కవితను తక్షణం పార్టీ నుండి సస్పెండ్ చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారని చెప్పి మరి నాకు ఒక ప్రకటన నిన్న టీవీల ద్వారా అందుకోవడం జరిగింది. तेलंगाना की बेटी होने के नाते पूरे देश की जनता के साथ मैं ये बात कहना चाहती हूँ, पिछले 20 सालों के मेरे ज़िंदगी में मैंने हर दम हर वक्त बीआरएस पार्टी के उन्नति के लिए, तेलंगाना जनता के उन्नति के लिए, तेलंगाना के रैयतों के, तेलंगाना के महिलाओं के, तेलंगाना के युवाओं के उन्नति के लिए मैंने काम किया है. और इस पूरे 20 साल के ज़िंदगी में मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा है, लेकिन तेलंगाना की जनता ने, बीआरएस पार्टी ने मुझे बहुत प्यार दिया है. मेरे पिताजी ने मुझे सांसद बना के दिल्ली भेजा है. मुझे एमएलसी का मौका भी पार्टी ने दिया है, जिसके लिए मैं पार्टी का, मेरे पिताजी का, बीआरएस पार्टी का, पूरे परिवार का, तेलंगाना के आवाम का भी बहुत ही ज़्यादा मैं आभारी हूँ. लेकिन जो भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था मैंने पूरे शिद्दत के साथ काम किया है. कभी भी मैंने तेलंगाना के लोगों के खिलाफ काम नहीं किया है. लेकिन आज चंद लोग बीआरएस पार्टी में हमारे आसपास, पिताजी के इर्द गिर्द थोड़े लोग, जिनके जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिनको अपनी ही फायदा की जो सोच है, ऐसे लोग बीआरएस पार्टी में उनका लीड रोल हो गया है. और उनके वजह से उन्होंने मेरे पिताजी के ऊपर, मैं ऐसा मानती हूँ, दबाव बना के मुझे पार्टी से निकालने का काम किया है. लेकिन अल्टीमेटली मैं ये मान के चलती हूँ कि मैं तेलंगाना की बेटी हूँ. मैं जब तेलंगाना में आके तेलंगाना के आंदोलन में शामिल हो गई, मैं रास्ते पे चली, मैंने लाठी खाई, मैं जेल भी गई. हर तरीके का जो भी कोशिश हो सकता है तेलंगाना के अलग रियासत हासिल करने के लिए, मैं वो तमाम कोशिशों में शामिल थी. तेलंगाना जागृति की सदर व साबिक एमएलसी कविता ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जबरदस्त इंकशाफात किए और कई बड़े सियासी रहनुमाओं पर संगीन इल्जामात आयद किए. कविता का कहना था कि साजिशें उस दिन से शुरू हुई जब वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और हरीश राव एक साथ सफर पर गए. इनके मुताबिक इस साजिश का मकसद कलवा कुंटला खानदान को तोड़ना है. कविता ने हरीश राव को ट्रबल शूटर नहीं बल्कि बबल शूटर करार देते हुए कहा कि वो मसाइल खड़े करते हैं और बाद में हल करने का ड्रामा रचते हैं. उन्होंने सख्त लहजे में कहा, संतोष ऐसा है जैसे सालन में नमक खराब हो जाए. साथ ही उन्होंने अपने करीबी साथियों के भी नाम लिए, जिनमें पोचमपल्ली श्रीनिवास रेड्डी और नवीन राव शामिल है. खबरदार करते हुए कविता ने कहा कि ये भेड़ की खाल में भेड़िए हैं, वाली साहब होशियार रहें. कविता का इल्जाम है कि संतोष ने सीएमओ के राब्ते का गलत इस्तेमाल किया, 7 दलित अफराद पर जुल्म करवाया, रेत के पैसों को अपने नाम करके दूसरों पर डाल दिया. उन्होंने ये भी दावा किया कि हरीश राव और संतोष पार्टी के सीनियर्स के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं और साजिश के तहत इटला राजेंद्र, मायनमपल्ली और विजय शांति को पार्टी से बाहर किया गया. कविता का कहना था कि रेवंत और हरीश राव के दरमियान पुरानी खुफिया समझौता है, जिसका नुकसान बराह रास्त पार्टी को हो रहा है. संतोष पर लालच, जमीन के स्कैंडल्स और सिलसिला में तशद्दुद के वाक़यात का भी इल्जाम आयद किया. నేను పెద్ద ట్రబుల్ షూటర్ అంటాడు. ట్రబుల్ షూటర్ కాదు, ఈజ్ ఎ బబుల్ షూటర్. ఆయన ఏంటంటే ట్రబుల్ ఆయనే క్రియేట్ చేస్తాడు, చేసి నేనే సాల్వ్ చేసినట్టు నటిస్తాడు. నేను లేటెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా పట్టురు. నేను మొన్న దాసోజు శ్రవణ్ అన్న ఎలక్షన్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలలో పార్టీ, బీఆర్ఎస్ పార్టీ డిసైడెడ్ ఒకటే క్యాండిడేట్ని పెడదామని. కానీ హరీష్ రావు గారు ఇంటర్నల్గా బీజేపీ వాళ్ళతో మాట్లాడుకొని ఏం చెప్తారంటే, మీ దగ్గర నుంచి ఒక క్యాండిడేట్ని ఇవ్వండి, నేను మామయ్యని కన్విన్స్ చేసి రెండో క్యాండిడేట్కి పెట్టిస్తా అంటే హీ వాంట్స్ టు క్రియేట్ ట్రబుల్. ఈ క్రైసిస్లో ఆల్రెడీ మన పార్టీలోకి వెళ్ళి 10 మంది ఎమ్మెల్యేలు వెళ్ళిపోయినాక, 38 మందిలో 10 మంది పోయినాక నువ్వు ఇంకో సెకండ్ క్యాండిడేట్ని పెడితే ఎంత కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది, ఎవరెవరు ఎటే ఓట్లు వేస్తారు. అంటే హార్స్ ట్రేడింగ్కి ఈయన ట్రబుల్ షూటర్ గారు ట్రబుల్ని ఓపెన్ చేస్తారు అన్నట్టు. నాకెందుకో లక్కీగా ఒక బీజేపీ ఎమ్మెల్యే గారు ఫోన్ చేసి, అక్క మరి పెద్దసారి పర్మిషన్ ఉందా హరీష్ అని ఇట్లా అంటున్నారంటే, నేను డైరెక్ట్గా పెద్దసారికే ఫోన్ చేసి నాన్న మరి ఇట్లా అంటున్నారు, మనం సెకండ్ క్యాండిడేట్ పర్మిషన్ ఇస్తారంటే, నథింగ్ డూయింగ్, ఓన్లీ శ్రవణ్ విల్ గెట్ ఎలెక్టెడ్, ఎవరు చెప్పారు మీకు అన్నారు. అంటే నేను ఆ విషయం వెంటనే అటువైపు కన్వే చేసిన, లేదండి మాకు అట్లాంటి ఆలోచన లేదు. ఎందుకు ఈ రీసెంట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా ఇవాళ అంటే, హరీష్ రావు గారు
ట్రబుల్ క్రియేట్ చేసి ట్రబుల్ని మాఫీ చేసినట్టుగా ప్రయత్నం చేస్తారు. బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలందరికీ నేను నా తమ్ముళ్ళకి రిక్వెస్ట్ చేసి చెప్తున్నాను, మా చెల్లెలకు రిక్వెస్ట్ చేసి చెప్తున్నాను, మీకు పెద్ద స్థాయిలో జరిగే అన్ని విషయాలు తెలియకుండా అందరూ మన వెల్ విషయస్ అనుకుంటారు. మీ తప్పు కాదు, ఎందుకంటే కేసీఆర్ సార్ అంత ఓపెన్ మైండ్తో ఓపెన్ హార్ట్తో ఉంటారు కాబట్టి బీఆర్ఎస్లో ఉన్న అందరూ అట్లే ఉంటారు అనుకుంటారు. కానీ చాలా మందికి చాలా హిడెన్ ఎజెండాస్ ఉన్నాయి. ఒక పక్క కాంగ్రెస్తో కలిసి ఉన్నారు, ఇంకో పక్క బీజేపీతో మాట్లాడుతున్నారు, ఎటు ఎవరితోనూ అవసరమైతే అటు మాట్లాడుతున్నారు. అదేవిధంగా 2018 ఎన్నికలలో హరీష్ రావు గారు 20-25 మంది ఎమ్మెల్యేలకు ఎన్నికలలో అడిషనల్ ఫండింగ్ ఇచ్చారు, పార్టీ ఇచ్చింది కాకుండా. ఏడుకేళ్ళు వచ్చినాయి హరీష్ రావు గారికి అన్ని డబ్బులు. 100% కాళేశ్వరంలో జరిగిన అవినీతి నుంచి వచ్చిన డబ్బులే. ఆయన ఆలోచన ఏం చేసిందంటే ఏమన్నా కొద్దిగా అటు ఇటు అవుతుందేమో రిజల్ట్, నా దగ్గర ఎమ్మెల్యేస్ ఉండాలని ఆలోచన చేసి. నీకు అసలు అట్లాంటి ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది? నేను కట్టప్పలాంటోని కేసీఆర్ గారి దగ్గర ఉండేటోని అంటావు కదా, నీకేం అవసరం వచ్చింది ఎమ్మెల్యేస్కి సపరేట్గా ఫండింగ్ ఇవ్వడానికి? ఎవరికి తెలియదు అనుకుంటారా? ఇవి ఎవరు చెప్పరు అనుకుంటారా? ప్రతి ఒక్కరు చెప్తారు ఎమ్మెల్యేస్ ఓపెన్, నా పేరు కూడా తెలుసు, చెప్తే బాగుండదు, ఎమ్మెల్యేలు ఇబ్బంది పడతారు. तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बीआरएस खानदानी झगड़ों पर दो टोक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं हरीश राव और संतोष कुमार के साथ हूं, कुछ कहते हैं कि कविता के साथ हूं, मगर हकीकत यह है कि मुझे किसी के पीछे छुपने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद फ्रंट से क़ियादत करता हूं। सीएम रेवंत रेड्डी ने सख्त अल्फाज में कहा कि जो कुछ वो आज भुगत रहे हैं ये उनका कर्मा है। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि मैं ऐसे लोगों के पीछे क्यों खड़ा रहूँगा जो खानदानी और जाति लड़ाइयों से उलझे हैं। असल लीडर अवाम के साथ खड़ा होता है, ना कि खानदान की पंचायतों के साथ। उन्होंने वाज़े पैगाम दिया कि मैं 4 करोड़ तेलंगाना अवाम के साथ हूँ, ना कि उन लोगों के साथ जो सियासत में खंजर लेकर आते हैं। बराए करम हमें आपके खानदानी और जात पात की झगड़ों में ना घसीटें, अवाम सब कुछ जानते हैं। ఎవరు రాజకీయం కాదు కదా, నిద్రలో కూడా శాసనసభ్యులు అవుతామన్న ఆలోచన చెయ్యొద్దు అని ఆనాడు అక్రమ కేసులు పెట్టి ఎంతమందిని జైలుకు పంపించారు. ఇవాళ వాళ్ళే తన్నుకొని చేస్తున్నారు. ఒకరు కడుపులో కత్తులు పెట్టుకొని కౌగిలించుకుంటున్నారు. ఎవరు అక్కర్లేదు వాళ్ళని వాళ్ళే పొడుచుకుంటున్నారు. విపరీతమైన అవినీతి సొమ్ము వచ్చిన తర్వాత సొమ్ముల పంపకాలలో కుటుంబ పంచాయతీలు ఇవాళ కుటుంబంలోనే ఒకరు సహించుకోలేని పరిస్థితి. ఒకరి మీద ఒకరు యాసిడ్ దాడులు చేసుకోవాలని ఒకరిని ఇంకొకరు నవ్వుతూనే కడుపులో కత్తులు పెట్టుకొని కౌగిలించుకునే పరిస్థితులు ఈ రాష్ట్రంలో దాపురించినాయి. పాపం ఊరికే పోదు. పెద్దలు చెప్పినరు, చేసుకున్న వాడికి చేసుకున్నంత మహానుభావ అనితున్న పరిణామాలు అందరికీ తెలుసు. దయచేసి మీ వివాదంలోకి మీ కుటుంబ పంచాయతీలను మీ కుల పంచాయతీలను మమ్మల్ని లాగకండి. మాకు ఎలాంటి ఆసక్తి లేదు. మిమ్మల్ని ఎప్పుడో ప్రజలు తిరస్కరించిండ్రు. మీరు కాలం చెల్లిన 1000 రూపాయల నోటు లాంటోళ్ళు. కాలగర్భంలో కలిసిపోతుంది ఆ పార్టీ. ఒకప్పుడు జనతా పార్టీ కూడా గొప్ప పేరుండే, కానీ జనతా పార్టీ కనుమరుగైంది. ఆ తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక అద్భుతమైన పార్టీ, చాలామందికి అవకాశాలు కల్పించిన పార్టీ. కొంతమంది కుట్రల వల్ల ఆ పార్టీ కూడా ఈరోజు తెలంగాణలో ఒక సమస్యను ఎదుర్కొంటుంది. మరి ఇన్ని దుర్మార్గాలు చేసిన మీరు మాత్రం ఎట్లా మనుగడ సాధిస్తారు? ప్రకృతి అనేది ఉంటుంది, ఆ ప్రకృతి శిక్షిస్తుంది. అందులో మనకి ఎవరికి ఏమ बीआरएस से कविता की मौतली पर बीजेपी के एमएलए राजा सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। राजा सिंह ने कहा कि कविता को मुअत्तल करने की मंसूबाबंदी पहले ही कर ली गई थी, क्योंकि वो खुलेआम करप्शन के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही थी। इनके मुताबिक कविता ने हरीश राव और संतोष कुमार पर बदउनवानी के इल्जामात आयद किए थे और इसी वजह से पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। राजा सिंह ने दावा किया कि कई टीआरएस कायदीन ने ये भी कहा कि अगर कविता के खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो हरीश राव और संतोष कुमार पार्टी छोड़ने की धमकी दे चुके थे। इसी दबाव के बायस केसीआर को कविता को मुअत्तल करना पड़ा। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि कविता ने कमीशन के मामलात पर सवाल उठाया था और यही पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात की बड़ी वजह बनी। राजा सिंह ने वार्निंग दी, कविता का बीआरएस के लिए गले की हड्डी साबित हो सकती है। मेरा मानना है कि वो बहुत जल्द नई पार्टी बनाकर बराह रास्त बीआरएस को चैलेंज करेंगी।
चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत सरकारी शोबेजात में सरमायाकारी हासिल करते हुए नई कंपनियों के क़याम के जरिए नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने की कोशिश कर रही है। चीफ मिनिस्टर ने महबूबनगर जिले में SGD कार्निंग टेक्नोलॉजीज कंपनी के नए यूनिट का मूसी पेट मंडल में इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत नौजवानों को रोजगार फराहम करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए सरकारी शोबेजात में सरमायाकारी की जा रही है और खानगी शोबे में नई कंपनियां कायम करने पर तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पालामूर के नौजवान कभी रोजगार के लिए नक्ल मकानी करते थे, अब यहीं पर नई कंपनियां कायम की जा रही हैं। हुकूमत की ये कोशिशें अब समर आवर होने लगी हैं। तकरीब में रियासती उजरा जूपल्ली कृष्णा राव, SV श्रीहरि के अलावा रुकने पार्लियामेंट मल्लू रवि, अरकान असेंबली, अरकान कौंसिल और कॉर्पोरेशनों के सुदूर नशीन ने भी शिरकत की। సమస్యను పరిష్కరించడానికి ప్రభుత్వంలో ఉన్న పెద్దలు ప్రయత్నం చేయకపోవడం వల్ల మన వలసలు ఏ రోజు కూడా ఆగలేదు. అందుకే గత పాలకులు మన పోరాటాలను చూసి ఆనాడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాలమూరు జిల్లా అండగా నిలబడి మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారిని మహబూబ్ నగర్ పార్లమెంట్ సభ్యులుగా గెలిపించడం జరిగింది. ఇక్కడి పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనలో లోక్సభకు ప్రాతినిధ్యం వహించిన మన ప్రాంతానికి తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత సముచిత న్యాయం జరగలేదు. तेलंगाना के साबिक वजीर व BRS के वर्किंग सदर KT रामाराव ने कांग्रेस और बीजेपी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क में दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ तलवारें निकालती हैं, लेकिन तेलंगाना में ये दोनों मिलकर साजिशें कर रही हैं। राहुल गांधी कभी CBI को मोदी की जेब की एजेंसी करार देते हैं, तो रेवंत रेड्डी इसी CBI को मोतबर इदारा कहकर तहकीकात सौंप रहे हैं। KTR ने कहा कि जब तेलंगाना तरक्की की राह पर गामजन है और अवाम KCR की क़ियादत को याद कर रहे हैं, तभी बीजेपी और कांग्रेस को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसीलिए मिलकर KCR को बदनाम करने और झूठे मुकदमात लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पार्लियामेंट में बीजेपी MP रघुनंदन राव के सवाल पर खुद हुकूमत ने बताया कि 10 वर्षों में 2 करोड़ 80 लाख रुपए का खर्च हुआ है, लेकिन कांग्रेस के रहनुमा शर्मनाक हद तक गलत बयानी करते हुए कभी 6 लाख करोड़ और कभी 7 लाख करोड़ का झूठ बोलते हैं। మాట్లాడితే తెల్లారలేస్తే బీజేపీ కాంగ్రెస్ కత్తులు దూస్తారు. రాహుల్ గాంధీ గారు ఏమంటారు, CBI అనేది మోడీ గారు జేబు సంస్థ అంటాడు. మరి ఇక్కడ రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏమంటున్నారు, కాదు CBI చాలా మంచి సంస్థ, వాళ్ళకే ఇస్తానని చెప్పి దేశమంతా కాంగ్రెస్ పార్టీ దుమ్మెత్తిపోస్తుంటే CBI, ED, IT మీద ఇక్కడ ఉన్న రేవంత్ రెడ్డి గారు మాత్రం లేదు CBI చాలా అద్భుతమైన సంస్థ, చాలా గొప్ప సంస్థ, వాళ్ళకే ఇస్తానని చెప్పి ఇస్తే ఏం అర్థం చేసుకోవాలి? ఇవాళ తెలంగాణ పచ్చబడుతుంటే కొంతమంది కళ్ళు ఎర్రబడుతున్నాయి, నచ్చట్లేదు వాళ్ళకి, వాళ్ళ కడుపులో ఎక్కడో దేవినట్టు అవుతున్నది. ఎందుకంటే తెలంగాణ బాగుపడుతుంటే, KCR గారి నాయకత్వాన్ని ప్రజలు ఆమోదిస్తుంటే, ప్రజలు అనుక్షణం గుర్తు చేసుకుంటుంటే వాళ్ళకి నచ్చట్లేదు. ఇక్కడ కార్మికులు బాగుండకూడదు, ఇక్కడ రైతులు బాగుండకూడదు, ఇక్కడ దరిద్రం తాండవిస్తేనే మన రాజకీయం సాగుతుంది అనే విధంగా ఇవాళ కాంగ్రెస్ బీజేపీ రాజకీయం చేసి ఇద్దరు కలిసి KCR గారి మీద ఏదో రకంగా కక్ష సాధింపు, ఏదో కేసు పెట్టి ఏదో రకంగా బదనాం చేసి ప్రజల్లోకి పోయి डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने स्टील और सीमेंट की सनत पर जोर दिया कि वो इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के लिए रियायती कीमत पर स्टील और सीमेंट फराहम करे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत ने इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर गरीबों के लिए लाखों मकानात की तामीर का फैसला किया है। इसमें सीमेंट और स्टील सनत को भी अपना हिस्सा अदा करना चाहिए और इन मकानात की तामीरात के लिए रियायती कीमतों में सीमेंट और स्टील फराहम की जानी चाहिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने सेक्रेटेरिएट में सीमेंट व स्टील की सनत के नुमाइंदों के साथ इजलास मुनाक़द किया। इजलास में वजीर सनत व IT मिस्टर D श्रीधर बाबू और चीफ सेक्रेटरी K रामाकृष्ण राव भी मौजूद थे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत ने 22,500 करोड़ रुपए के सरफे से 4.5 लाख मकानात की तामीर का मंसूबा बनाया है और इसलिए मुताल्लिका सनत को भी आगे आने की ज़रूरत है। स्टील और सीमेंट की कंपनियों के मालिकीन ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को तयक़ुन दिया कि वो इस काम में हुकूमत के साथ ताउन करेंगे और मुमकिना हद तक रियायतें फराहम करने पर गौर किया जाएगा।
शहर में गणेश विसर्जन जुलूस के इंतजामात को खतैयत देने आला ओहदेदार सरगर्म हो गए हैं। सिटी पुलिस कमिश्नर मिस्टर सीवी आनंद मुसलसल मुख्तलिफ जोन्स का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा ले रहे हैं। आज कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने कमिश्नर बल्दिया मिस्टर आरवी कन्नन, कलेक्टर हैदराबाद हरिचंदना, रच्चाकुंडा कमिश्नर पुलिस जी सुधीर बाबू और हैदरा कमिश्नर मिस्टर एवी रंगनाथ के हमरा बालापुर गणेश मंडप का दौरा किया। वहां खुसूसी पूजा करने के बाद इन तमाम ओहदेदारों ने गणेश विसर्जन के इंतजामात और रूट मैप का भी जायजा लिया। रुकने पार्लियामेंट चेवड़ला मिस्टर कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने भी गणेश मंडप बालापुर का दौरा करते हुए ओहदेदारों के साथ विसर्जन जुलूस के इंतजामात पर तबादले ख्याल किया। आला ओहदेदारों ने मातहत अमला और हुकाम को हिदायत दी है कि गणेश विसर्जन जुलूस के मौसर इंतजामात किए जाएं और कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। बालापुर गणेश उत्सव समिति के सदर के निरंजन रेड्डी और दूसरों ने इन तमाम ओहदेदारों का इस्तेकबाल किया और इन्हें प्रसाद पेश किया। हैदराबाद में गणेश विसर्जन जुलूस से कबल शहर के मुख्तलिफ इलाकों बिलखुसूस चार मीनार के अतराफ पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने सिक्योरिटी और इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने जुलूस के रास्ते, बिजली की फराहमी और बल्दिया की जानिब से जारी तैयारियों का बारीक बीनी से मायना किया। कमिश्नर ने वाज़ेह हिदायत देते हुए कहा कि गणेश विसर्जन के दौरान अकीदतमंदों और आम शहरियों को किसी भी किस्म की दुश्वारी पेश न आए। उन्होंने हुकाम को ताकीद की कि ट्रैफिक निज़ाम को दुरुस्त रखने के साथ साथ सफाई, रोशनी और दीगर बल्दी सहूलतों पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाए ताकि यात्रा पुरअमन और खुश असलूबी से मुकम्मल हो सके। इंतजामिया ने कमिश्नर को यकीन दिलाया कि जुलूस के दौरान सख्त हिफाजती इंतजामात किए जा रहे हैं। पुलिस फोर्स तैनात रहेगी और अमन व कानून कायम रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे। हम ये जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग लेके उसके बाद बालापुर गणेश से स्टार्ट होके हुसैन सागर तक जो प्रोसेशन रूट है उसका रूट मार्च और रूट में क्या कर रहे हैं, पूरा अरेंजमेंट्स क्या हुए हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ क्या कोऑर्डिनेशन हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, GHMC हो या दूसरे सारे विंग्स के साथ कोऑर्डिनेशन करके आज ये कोऑर्डिनेशन कमेटी जो ऑफिसर्स की है वो सब गणेश उत्सव पीसफुल होने का उद्देश्य से हम लोग पूरा ये रूट देख रहे हैं। रेस्पेक्टेड CP सर के अंडर में ये सब चलेगा और कंट्रोल रूम्स ओपन हुए हैं हुसैन सागर के पास और वहाँ पे पूरा जो गणेश आ रहे हैं वो सब निमज्जन के टाइम पे कैसे करना है, हाउ स्मूथली वो सब करना है, वो उसका प्लानिंग चल रहा है। तो हम सब डिपार्टमेंट्स के साथ समन्वय करते हुए बहुत अच्छी तरीके से एवरी ईयर की तरह इस गणेश उत्सव भी बहुत अच्छा से शोभायमान बनाना चाहते हैं। आज बालापुर से लेके हुसैन सागर लेक तक इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है इसमें पुलिस के ही नहीं GHMC के कमिश्नर, उनके ऑफिसर्स, कलेक्टर और हर डिपार्टमेंट के ट्रांसको हो, ट्रांसपोर्ट, R&B, पूरे सभी डिपार्टमेंट के अफसरान यहाँ पर इस इंस्पेक्शन के दौरान मौजूद हैं। तो बालापुर से हम निकल के पूरा रूट जो है इंस्पेक्शन के लिए निकले हैं। आप सबको मालूम है कि अब तक काफ़ी मीटिंग्स हो चुके हैं 10-15 दिन से। ये मीटिंग्स में हर चीज़ का कोऑर्डिनेशन जिसकी ज़रूरत है उसके बारे में बातचीत हो चुकी है और हर डिपार्टमेंट के अहदेदार अपने अपने काम कर रहे हैं। रोड रिपेयर्स हो या ट्री प्रूनिंग हो या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के तरफ से भी काफ़ी चौकन्ने हैं, क्योंकि ये बार 5 या 6 एक्सीडेंट हुए हैं जिसमें 12 लोगों की मृत्यु हुई है। तो इसीलिए हम सबसे फिर से दरख्वास्त करते हैं कि अगर बारिश हो तो और भी केयरफुल रहें सब लोग। मंडपों के आजू बाजू जो भी जाते हैं या ये, और जुलूस के दिन 6 तारीख जुलूस निकलने वाला है तो उस दिन और भी अलर्ट रहे कि अगर बरसात हो रही है तो और भी ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हैदराबाद में सोने की कीमतों में भारी इजाफा देखने में आया है।
कई दिनों तक कीमतें मुस्तहकम रहने के बाद अब इनमें इजाफे का रुझान पैदा हुआ है। आज भी शहर हैदराबाद समेत मुल्क भर में सोने की कीमत में इजाफा हुआ है। आज शाम 6 बजे के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 22 कैरेट सोने की कीमत में 800 रुपये का इजाफा दर्ज किया गया है और 22 कैरेट सोने की कीमत 98,050 रुपये फी तोला दर्ज की गई है। इस तरह 24 कैरेट सोने की कीमत में भी 1,000 रुपये के इजाफे के साथ इसकी कीमत 1,08,950 रुपये फी तोला दर्ज की गई है। इसके अलावा चांदी की कीमत में भी इजाफा दर्ज किया गया। चांदी की कीमत 1,35,000 रुपये फी किलोग्राम दर्ज की गई है। मार्केट के जराये के मुताबिक इस साल के आखिर तक सोने की कीमत 1,25,000 रुपये फी तोला तक पहुंचने का इम्कान है। ये इजाफा आलमी मार्केट में उतार चढ़ाव, अफराज दर और बढ़ती हुई माशी गैर यकीनी की वजह से हो सकता है, जो आमतौर पर सरमाकारों को सोने जैसी महफूज आसासों की तरफ राग़िब करता है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में याकुतपुरा असेंबली हल्के में 1500वीं जश्न मिलादुन नबी के मौके पर 10 फ्री आई कैंप्स मुनाक़द किए गए, जिसमें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक हज़ारों अफराद ने इस्तेफादा किया। इन कैंप्स में मुफ्त आँखों का मायना, फ्री नुस्खा जाती ऐनकें, वेल्डिंग वर्करों के लिए खुसूसी चश्मे फराहम किए गए। एमएलए जाफर हुसैन मिराज ने कुरमागुड़ा और संतोष नगर डिविजन्स के कैंप्स का मुआयना किया, जबकि यासिर अरफात और सादिक सिराज ने कैंप्स की निगरानी और हसन साबरी ने मेडिकल टीम की क़ियादत की। इस मौके पर कारपोरेटर्स, यूनिट मेंबरान और वॉलंटियर्स की खिदमात को सराहा गया। मजलिस ने ऐलान किया कि वो अवाम के दरमियान रहकर इनके मसाइल सुने और बर वक्त हल फराहम करने के मिशन पर कारबंद है। याकुतपुरा के एमएलए जाफर हुसैन मिराज ने 30 अगस्त को टिमरीज याकुतपुरा बॉयज़ 2 में पेश आए अफसोसनाक वाक़े के सिलसिले में महकमा अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी शफीउल्लाह से मुलाकात की, जहां एक तालिब इल्म रिजवान जांबाग हुआ था। मरहूम रिजवान गुज़िश्ता 5 बरस से इसी स्कूल का तालिब इल्म था और एक आर्जी लॉरी ड्राइवर का बेटा था। एमआईएम ने गमज़दा ख़ानदान के लिए 25 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया और वाक़े की मुकम्मल गैर जानिबदाराना इंक्वायरी का मुतालबा किया। शफीउल्लाह ने यकीन दिलाया कि तफसीली तहक़ीक़ात होंगी और मुनासिब कार्रवाई की जाएगी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आइंदा 3 से 4 दिन में मुतवक्के है। एमआईएम ने कहा कि वो इस सानह में मरहूम रिजवान के अहले खाना के साथ खड़े हैं और इंसाफ के लिए हर मुमकिन जद्दोजहद जारी रखेंगी। माइनॉरिटी वेलफेयर सेक्रेटरी जनाब शफीउल्लाह साहब से मुलाकात हुई। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के खास इंस्ट्रक्शन पे जो 30 तारीख को रात में टिमरीज स्कूल जो याकुतपुरा बॉयज़ 2 के अंदर एक रिजवान नामी लड़के का इंतकाल हुआ था। 31 तारीख को जैसे ही पोस्टमार्टम हुआ उसका, वो टाइम पे उनके वालिद ने फ़ोन किया तो इमीडिएट हमने जाकर पता लगाया तो टिमरीज के अंदर जो बच्चे का इंतकाल हुआ है उसका नाम रिजवान है। उनके वालिद पेशे से एक लारी टेम्पररी ड्राइवर है। गरीब बच्चे को पिछले 5 साल से स्कूल के अंदर तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल में 5th क्लास से पढ़ रहा था। वो लड़का 9th क्लास में था। अचानक वो उनके वालिद को एक फ़ोन आता है कि आपके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, फौरी फोकस हॉस्पिटल आई है। जैसे ही उनके वालिद हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ पे पता चलता है कि बच्चे का इंतकाल हुआ। हमने जबकि सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर से नुमाइंदगी करी थी शफीउल्लाह साहब से, उन्होंने खुद पर्सनली गया। हम पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का न सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं बल्कि हम ख़ास तौर से आज मुलाकात करके शफीउल्लाह साहब को यही कहे हैं कि गरीब लोग हैं, आप प्रॉपर एक तो इंक्वायरी कराना चाहिए और 25 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देना चाहिए, क्योंकि बच्चे का जो हादसा हुआ है, चूँकि एक ही बेटा 2 बेटियां थे उनको, जिसके ऊपर हम ख़ास तौर से बोले उन्होंने एश्योरेंस दिया जो बेस्ट पॉसिबल होता वो कराएंगे और इंक्वायरी बराबर कराएंगे। इंक्वायरी के अंदर कोई ऐसी बात होंगी तो उसको छोड़ेंगे नहीं। इंशाल्लाह 2-4 दिन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से भी हम तवज्जो देके ख़ास तौर से इसके ऊपर ज़रूर ब-ज़रूर दिलचस्पी लेंगे। इसी के लिए मैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उसी एरिए के तमाम सदर एक्टिव वर्कर सारे के सारे मौजूद थे। इंशाअल्लाह ताला इसका जैसा भी होता परस्यू करके, ताकि देखिए जान तो लाकर नहीं दे सकते हैं
मगर उनके लिए जो बेहतर हो सकता है हुकूमत के थ्रू वो कराने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मारवाड़ी बिरादरी के ग्रुप की जानिब से मुकामी अफराद पर हमले का एक और वाक़या पेश आया, जहां दो नौजवान गणेश चंदे के मसले पर हुए झगड़े में जख्मी हुए। ताखिर से मंजर आम पर आए वाक़े में एक खातून नागा ज्योति ने इल्ज़ाम आयद किया कि मारवाड़ी बिरादरी के अफराद ने हमला करते हुए इसके दो बेटों आदित्य और बेनी को जख्मी कर दिया। खातून ने बताया कि इसके रिश्तेदारों में हाल ही में किसी की मौत हो गई, इस वजह से इसने गणेश त्योहार के लिए चंदा नहीं दिया। इस बात को बुनियाद बनाकर कुछ अफराद ने इनके बेटों से झगड़ा किया और इन पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से इसके दो बेटे जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि हमला करने वाले अफराद का ताल्लुक दूसरी रियासतों से है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार से आकर कुछ लोग शहर में मुकीम हो गए हैं और मुकामी अफराद पर हमला कर रहे हैं। मुकामी अफराद की तिजारत के मौके पर भी ये लोग कब्जा कर रहे हैं। अतापुर पुलिस ने बताया कि नागा ज्योति नामी खातून की शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात जारी है। हमारा को आज रात में 1:30 को एक कंप्लेंट आया, यम ज्योति कंप्लेंट दिया। इसमें क्या गणेश चंदा नहीं देते तो हमारा बेटियों को मारवाड़ी और आजू बाजू वाला मारते बोल के हमारे को कंप्लेंट देते हो। मैं इस इशू में मैं केस रजिस्टर करा 719/2025 अंडर सेक्शन 118 क्लास 1 और 351 क्लास 2 रेड विथ 3 क्लास 5 BNS में केस रजिस्टर करा। इंक्वायरी करने के बाद पूरा इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट कर। सबसे अलग और मुख्तलिफ नजर आने और कुछ करने की कोशिश में कुछ लोग हुदूद को भी फलांगने से गुरेज नहीं करते। हैदराबाद में 2 दिन कबल एक वाक़या पेश आया, जहां वलीमा की एक तकरीब में एम्बुलेंस के जरिए नौशा के लिए हार पहुंचाया गया। वलीमा की तकरीब में बाजा ताशा बज रहा था। अचानक एम्बुलेंस के सायरन सुनाई दिए। तेज रफ्तार एम्बुलेंस वहां पहुंची। एम्बुलेंस से एक स्ट्रेचर निकाला गया और इसे दूल्हे के स्टेज तक पहुंचाया गया। जब करीब जाकर स्ट्रेचर से कपड़ा हटाया गया तो इससे दूल्हे के लिए तैयार किया गया खुसूसी हार मौजूद थे, जिसे दूल्हे को पहुंचाया गया। यह हरकत दूल्हे के दोस्त अहबाब ने, जो चाहते थे कि कुछ मुख्तलिफ करे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो गया। कुछ गोशों ने इस सोच और प्लानिंग की सताइश की तो बेशतर सोशल मीडिया सार्फिन ने इस हरकत की मजम्मत की और इसे अखलाकी हुदूद से तजावुज करार दिया। कुछ अफराद इसे पैसे ज़ाया करने वाली हरकत करार दिया तो कुछ ने कहा कि माह मिलादुन नबी में ऐसी हरकत से गुरेज किया जाना चाहिए था और शादियों को सादगी से अंजाम दिया जाना चाहिए। जमीयतुल उलमाए हिंद महमूद मदनी के सदर तेलंगाना व आंध्र प्रदेश हाफिज पीर शब्बीर अहमद की सरपरस्ती और जनरल सेक्रेटरी हाफिज पीर खलीक अहमद साबिर की हिदायत पर 2 सितंबर को आदिलाबाद के कूलीपुरा दफ्तर में बाद नमाज इशा एक इंतखाबी इजलास मुनअक़द हुआ, जिसकी निगरानी हाफिज अबू बकर हामिद ने की। बैलेट पेपर के जरिए 32 अराकीन ने वोटिंग में हिस्सा लिया, जिसमें हाफिज शेख अहमद सदर मुंतखब हुए। नायब सदूर के तौर पर मुफ्ती सोहेल मुमताज कासमी और मौलाना अबूजर हुसामी, जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती मोहम्मद मुस्तफ़ा मुजाहिरी, सेक्रेटरी हाफिज हुसैन और खाजान मौलाना शोएब फैसल असादी मुंतखब हुए। इजलास में मुकामी उलमा व हुफ़ाज़ की बड़ी तादाद शरीक रही और 9 मुंतखब ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर 9 मुंतखब ओहदेदारान ने अज़्म किया कि जमीयतुल उलमा के काज को आगे बढ़ाने और अवामी तवक़्क़ात पर पूरा उतरने के लिए सरगर्म किरदार अदा करेंगे। निर्मल जिले के भैंसा में कल होने वाले गणेश विसर्जन के मौके पर अमन व सुकून को यकीनी बनाने के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। ASP अविनाश कुमार ने बताया कि शहर में 120 CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं और 600 पुलिस एहलकारों के साथ रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया है। आवाम से अपील की गई है कि वो इस पुरसुकून माहौल को बरकरार रखने में ताउन करें। इस मौके पर CI गोपीनाथ ने
गड्डाना प्रोजेक्ट पर इंतजामात का जायजा लेते हुए कहा कि मुंसिपल अमले की निगरानी में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए खुसूसी इंतजामात के साथ गोताखोर भी तैनात किए गए हैं। రేపు మన భేసాపట్నంలో 9th డే నిమజ్జనం ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతున్నాయి. దాంట్లో ఎస్పీ మేడం ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారంగా మేము బందోబస్తు ప్లాన్ రెడీ చేశాము. ఆఫీసర్స్ అండ్ మెన్తో పాటు ఆల్మోస్ట్ 600 మంది మన బందోబస్తు చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా మేము సీసీటీవీ ఆల్రెడీ పాత సీసీటీవీ కెమెరాలు ఉన్నాయి. దాంతోపాటు ఇంకా 50-55 కొత్త సీసీటీవీ కెమెరాస్ పెడుతున్నాము. మొత్తం ప్రొసెషన్ రూట్స్ గల్లీ లేన్స్ మొత్తం కవర్ చేస్తున్నాము. అదేవిధంగా డ్రోన్ ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్ కూడా పెట్టాం. సో లాస్ట్ ఇయర్ లాగా ఈసారి కూడా మేము శాంతి విధంగా మొత్తం నిమజ్జనం చేద్దాం. जिले आदिलाबाद के बेला मंडल हेडक्वार्टर से भवानीगुड़ा, मसाला बी और सईदपुर को जोड़ने वाली पंचायत सड़क हालिया बारिशों के बाद गढ़ों में तब्दील हो चुकी है, जिससे आम मुसाफिरों के साथ 60 था 70 मैट्रिक टन वजनी हैवी गाड़ियों की आमदरफ्त ने अवाम को मुश्किलात में डाल दिया। मुकामी लोगों का कहना है कि नेशनल हाईवे 353 बी की तामीर के लिए कॉन्ट्रैक्टर इन्हें रास्तों से मुरम ढलवा ले जा रहे थे, मगर सड़कों की मरम्मत पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, जबकि कुछ जिम्मेदार अफराद चंदे के नाम पर रकम वसूल कर रहे के खामोश रहे। देही अवाम ने मुतालिबा किया है कि फौरी तौर पर हैवी गाड़ियों की नकलो हरकत रोकी जाए और सड़कों की दुरुस्तगी के इक़दाम किए जाएं ताकि हादसात और मुश्किलात से बचा जा सके। ये रास्ता नहीं है, ये पूरा पानाद हो गया। तो बड़े बड़े गाड़ियाँ जा रही, स्कूल के बसेस जाती है, स्कूल के बच्चे जाते हैं यहाँ से, गिर रहे पड़ रहे, 1-2-3 सेक्रेटरी मैडम भी गिर गए यहाँ पर, टीचर्स भी गिर गए गाड़ियाँ से, और कोई इसकी तरफ तवज्जो दे रहा नहीं। हर बारिश में यही हाल होता है, इधर बोले इधर कीचड़, बड़े बड़े व्हीकल्स चल रहे। और ये दूसरा रूट आदिलाबाद के लिए यही है, धरना अगर बन रहा तो रूट यही है। कोई पेशेंट आता या कोई पेशेंट के गाड़ियाँ जाते हैं यहाँ से, कोई भी लोगों को जाने के लिए यही रास्ता है। और ये रास्ते की हालत ये है। और यहाँ पर ये रोड पे 2 मंदिर है, एक रुक्मणी मंदिर एक है, एक साईं बाबा मंदिर है। इसके लिए भी सुबह सुबह लेडीज़ जेंट्स जो भी लोग आते, बच्चे आते दर्शन मंदिर के लिए पूजा करने के लिए आते, उनके लिए भी यही रोड है। कोई नंगे पैर आता, पूरे कीचड़ भरे हुए रहते, बहुत सारे बच्चे भी गिर गए यहाँ पर। और इसको देखने वाला तो कोई भी नहीं। ग्राम पंचायत में भी कई बार जाके बोल दिया, ऐसा सब मुरुमदारों से कोई लाने वाला नहीं है। और रोड के भी जो कॉन्ट्रैक्टर से भी गाड़ी चल रहे, उनको भी बोले, उन्होंने भी बोले 2-4 दिन के बाद डालते, बोले पानी कम होने के बाद, इसके बाद भी उसका कोई इलाज नहीं है। फिर अब इसको देखने वाला कौन है? अब हम ये पूरे मोहल्ले वाले यहाँ पर जमा हो गए। इसके बावजूद भी अगर नहीं होता होगा तो फिर हम रोड पे बैठते हैं, फिर हम कुछ करना है तो हम करते हैं। ट्रैक्टर्स चल रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, आप लोग सब देख सकते हैं। हल्के असम्बली जहीराबाद से तांडूर जाने वाली सड़क बहुत ही खस्ताहाली का शिकार है। मौजे शेखापुर की आवाम ने कहा कि पिछले 5 से 6 सालों से ये सड़क का यही हाल है। कई लोग हादसात का शिकार भी हुए हैं और कुछ दिनों में मौजे में वाक़े दरगाह शेख शहाबुद्दीन शहीद तुर्गी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स शरीफ भी है। दरगाह के ज़ायरीन कई दूर दराज मुकामात से ज़ियारत के लिए आते हैं। मुकामी रुकने असम्बली के मानिकराव व रुकने पार्लिमान सुरेश शटकार से पुरजोर मुतालिबा किया कि उस जानिब फौरी तवज्जो देते हुए सड़क की मरम्मत का हल निकालें और तकमील करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो बनाने का कोई शौक़ है ना कोई मकसद है हमारा। मैं एक शेखापुर पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का। आज से 1 साल पहले जो है ना रोड सेंक्शन हो गई। आज से 1 साल पहले जो है ना चंद्रशेखर इंचार्ज शेखापुर को आए, उरुस के सामने कंकर डाले, चले गए। अभी 1 साल होगा, आज तक उनका पता नहीं है। ये पूरे गाँव की तकलीफ़ हमारी तकलीफ़। ये बोलने का मकसद ये है, हमारे कांग्रेस पार्टी के एमपी सुरेश शेटकार साहब, इंचार्ज चंद्रशेखर राव साहब और मानिक राव एमएलए, तनवीर भाई और बाकी के कांग्रेस के टीआरएस के लीडर से अदबन गुजारिश ये है कि हमारी ये रोड का काम जल्द से जल्द करे तो बेहतर रहता। मैं ये इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि वादे तो सारे लोग कर रहे, अभी सामने एमपीटीसी जेडपीटीसी पंचायत इलेक्शन है, वरना इसका अंजाम इलेक्शन के सामने दिया जाएगा। इख्तिताम से खबर एक नज़र हेडलाइंस पर। शहर हैदराबाद में 14 सितंबर को मक्का मस्जिद से मरकजी मिलाद जुलूस के इंतजामात को ख़तयत। तशरीह पोस्टर की रस्म इजराई। खानकाह शतारिया में इजलास का इनेकाद।
बीआरएस की रुकनियत और एमएलसी ओहदे से इस्तीफा के कविता का ऐलान। केसीआर को पार्टी की सूरत-ए-हाल समझने का मशवरा। हरीश राव पर साजिश का इल्जाम। बीआरएस के खानदानी झगड़ों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, सीएम रेवंत रेड्डी का दो टोक जवाब। राजा सिंह ने कहा, कविता नई पार्टी बनाकर बीआरएस को कर सकती हैं चैलेंज। हैदराबाद में गणेश विसर्जन जुलूस के इंतजामात का जायजा। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने किया बालापुर गणेश मंडप का दौरा, साथ ही चार मीनार के करीब भी किया दौरा, रूट का लिया जायजा। हैदराबाद में सोने की कीमत में इजाफे का सिलसिला है जारी। 24 कैरेट पहुंचा करीब 1,10,000 रुपये तोला। 22 कैरेट सोना 98,050 रुपये फी तोला दर्ज। बीबीएन खबरनामा में अभी फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।